बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत सी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपके लिए लेकर आए हैं। आप पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमें बराह रास्त तो देख ही रहे हैं, साथ साथ आपको फेसबुक लाइव की सहूलत भी मुयसर है। PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप फेसबुक लाइव के ज़रिए प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें अपने कॉमेंट से आगाह कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई खेलों से जुड़ी खबर है आपके इलाके में, अगर आपके शहर में, तो उससे भी आप हमें आगाह कर सकते हैं और हम उसको शो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। आज शुरुआत तो करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करनी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ही वाज़े एक पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि खेलों और सियासत को जो है वो अलग रखना चाहिए। हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। और हमने आपको कल भी बताया था कि मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो राब्ते अपने शुरू कर चुका है और बहुत जल्द हमें यही लगता है कि हतमी तौर पर शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। लगता यही है कि जितनी भी कोशिश की जाए भारत की जानिब से कि इस खेल का मज़ा किरकिरा किया जाए, इसको होने नहीं दिया जाएगा। और पाकिस्तान, जब आप कॉमिटी ऑफ नेशंस में बात करते हैं तो बड़ी मजबूती के साथ अपना केस जो है वो ICC में प्लीड कर चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी तो मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान में होगी। इसके अलावा पाकिस्तान किसी ऐसे मॉडल का हिस्सा नहीं बनेगा जिसमें हाइब्रिड मॉडल की बात की जाए या फिर इस चैंपियंस ट्रॉफी को मनसूख किया जाए या फिर किसी और वेन्यू पर इसको कराने की बात की जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि अब जिम्बाब्वे का दौरा है और उसके लिए बहुत सारी बातें करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने लाइमलाइट में रखना है, लेकिन जिम्बाब्वे ने अपने दोनों स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। उन स्क्वाड से भी आपको आगाह करेंगे। बड़े ही ज़बरदस्त कंपोज स्क्वाड है, इसमें काफ़ी यंगस्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी नए लोग भी हैं जिनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे डिटेल में। और एक शानदार मौका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि अब उन नामों को मौका दिया जाए जो नाम जिनको मौका शायद नहीं मिल सका। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ पूरे तरीके से आजमाने का एक अच्छा मौका ज़रूर है, तो इस बारे में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको ये बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार कर दिया है। अब ये चीज़ किस रुख की तरफ, मतलब हम इसको देखेंगे जाते हुए, क्या हो सकता है, उनसे क्या बातचीत की जाएगी, क्या मामला तय पाएंगे, ये बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। हमने कल ही आपको बताया था कि आकिब जावेद वो तो सीनियर टीम के इंटरम वाइट बॉल कोच आ गए हैं, लेकिन ये जो इंटरम का लफ्ज़ है, मैं 2022 से लेकर 2024 जो कि आज जिस तारीख में हम हैं, मैं ये पिछले 2 साल का अरसा देख रहा था कि इसमें हमने कितनी तब्दीलियां की हैं कोचेज़ में। तो इस बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि जब भी आप ऐसी तब्दीलियां करते हैं और आप एक मॉडल के साथ नहीं जा रहे, लगता यही है कि अब शायद फैसला कर भी लिया है कि इंटरनेशनल तरफ कोचेज़ की तरफ नहीं देखना, आपने डोमेस्टिक से काम चलाना है। तो उस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी बॉक्सर जो हैं उस्मान वज़ीर, उन्होंने अपनी 15वीं फ़ाइट का ऐलान कर दिया है। इससे पहले हाल ही में वो बड़ी ज़बरदस्त 5 बैक टू बैक फ़ाइट्स देखते रहे हम उनकी, और अब वो 15वीं फ़ाइट अपनी करने जा रहे हैं जिसका उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। तो उनको ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट बाय उस्मान वज़ीर। बहुत ही शानदार एक बॉक्सर है पाकिस्तान के लिए और बड़े ही ज़बरदस्त एजाज़ जीत कर ला रहे हैं, तो इनके बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। पैनल का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे तजियाकार हैं जनाब मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खुरम भाई? बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो आगाज़ चैंपियंस ट्रॉफी से ही थोड़ी सी बात इस पर करते हैं, फिर जिम्बाब्वे टूर की तरफ भी जाएंगे। तो एक बार फिर से PCB तो अपने स्टांस पर कायम है सना, लेकिन ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा एक वो हम कह रहे पोलराइज सी सिचुएशन बनती जा रही है तो बड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है। और आई एम प्रीटी श्योर कि जो बाकी मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भी ज़रा फील कर रहे होंगे कि यार कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं आ रहा। आई थिंक ओवरऑल इस मामले पे मैं समझती हूँ PCB बड़ा अच्छी तरीके से इस केस को लेके चल रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस एक तरह से डाल रहा है। और जितना जितना ये डिले होता जाएगा PCB के हक़ में एक तरह से बेहतर है, बिकॉज वो नेगोशिएशन टेबल पे उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से ये बिड की गई थी होस्टिंग की जो पाकिस्तान ने जीती और मिला कि जी पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले। उसके बाद ये सारी सिचुएशन का आना, आई थिंक अभी तक पाकिस्तान इसको अच्छा हैंडल कर रहा है। और अगर ये स्टांस है कि या तो पूरा पाकिस्तान में हो या फिर हमसे ले लिया जाए, उसमें भी पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने अब तक पैसे लगाए हैं स्टेडियम्स की रेनोवेशन पे और सब चीज़ों पे, उसकी एक बड़ी भारी तरह से कॉम्पनसेशन पाकिस्तान क्रिकेट को मिल सकती है, जो कि आने वाले अरसे में जो आपकी सस्टेनेबिलिटी है आपकी क्रिकेट की और क्रिकेटर्स की, उसके ऊपर उससे काम किया जा सकता है। तो आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त हक पे है और आई थिंक वो बात सही बिल्कुल कर रहा है और बड़ा अच्छा फाइट अब तक कर रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि इंडिया का भी स्टांस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं आएंगे पाकिस्तान, वो तो उन्होंने फाइनल कर दिया।
अब पाकिस्तान के पास जीत का ऑप्शन यही है कि हाइब्रिड मॉडल पे ना माना जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे एक दफ़ा फिर मान जाता है तो फिर आने वाले सारे टूर्नामेंट्स के लिए, आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए ये एक रवायत रह जाएगी। एसीसी टूर्नामेंट्स में तो ऐसा हो चुका है, पर पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी ये रवायत कायम हो, और आई थिंक उसके लिए पाकिस्तान को बड़े एंड तक फाइट करना अच्छा, मसला एक और भी है कि हाल ही में हमने एक नई रिवायत देखी है कि जो ही क्रिकेट बोर्ड में मैनेजमेंट चेंज होती है तो वो पिछली मैनेजमेंट पर डाल देती है, वो आगे बात नहीं करते। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको हैंडल किया है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ज़रा माजी में चले जाएं तो हमने ये देखा कि हाल ही में एक स्टेटमेंट आती है जहाँ पर एक साबिक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये कहते हैं कि जी मैंने मना किया था कि हाइब्रिड मॉडल पर आपने आना है, आपने अपनी टीम भारत नहीं भेजनी, लेकिन क्योंकि उनके बाद एक और चेयरमैन आए तो उन्होंने कहा जी उन्होंने जाकर आपकी टीम जो है वो भारत भेज दी वर्ल्ड कप के लिए। मैं तो इस हक में नहीं था, मैं तो तब भी कहता था कि हाइब्रिड मॉडल आए। ऑब्वियसली अब उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया वी डोंट नो। उसके बाद एक और मैनेजमेंट चेंज आ गया जिसमें मोहसिन नकवी और इनकी टीम आए, तो ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट का और बोर्ड का एक पेज पे होना बड़ा ज़रूरी है, और वो यहाँ पर एक फुल सपोर्ट भी है। इंटीरियर मिनिस्टर ख़ुद भी हैं, चेयरमैन साहब, तो वो काफ़ी हद तक इस तरह से एक पेज पे होने की फ़ायदा जो है वो हमें अब दिख रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जितना हम इस चीज़ के ऊपर रेजिस्ट करेंगे तो उतना हमारा स्टांस मजबूत होगा, क्योंकि इससे पहले हम दे देते थे बड़े आसानी से, क्योंकि एक तो हमारा 2009 वाला अटैक हुआ था, उसके बाद अब 15 साल हो गए जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बार बार मनवाया है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट कर सकते हैं, हम PSL जैसे टूर्नामेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वुमेन्स क्रिकेट को बड़ा क्रेडिट जाता है। जी, 2015 में पहली दफ़ा बांग्लादेश की टीम आई थी, जहाँ से वापस एक प्रॉपर इंटरनेशनल टीम्स का आना शुरू होता है। जिम्बाब्वे की टीम को क्रेडिट जाता है, वेस्ट इंडीज़ की टीम को क्रेडिट जाता है, तो उन ममालिक को हम नहीं भूलेंगे। श्रीलंका को जाता है, जो आए थे उस वक्त जब और कोई नहीं आ रहा था। तो अब हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आपके पास इंग्लैंड भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। तो अब इंडिया के पास वो जवाज़ नहीं है, जिसकी वजह से ICC भी अब तक पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और आई थिंक जहाँ तक बात है कि आप बिल्कुल BCCI की बात ना माने, तो ICC का जो रेवेन्यू मॉडल अगेन हम उसकी बात करते हैं कि वो अभी अलाउ नहीं करता कि किसी भी सिचुएशन में ICC अगर अपने सारे मैच सुबह 10 बजे रखवाना चाहता था USA के T20 वर्ल्ड कप में, तो कोई टीम कुछ नहीं कर सकी, उनको रखने पड़े। अगर इंडिया ही एक टीम थी जिसका सेमीफाइनल कंफर्म था, वेन्यू कंफर्म था, कोई दुनिया की टीम कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल ऐसा है। तो आई थिंक अगर हम यहाँ तक भी कर पाए कि या तो हम पाकिस्तान में करें या फिर आप इसको लेके और हमें कॉम्पनसेट करें, तो वो भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत होगी। खुरम, आपके पास क्या खबरें हैं क्रिकेट बोर्ड से? किस तरीके से इसको हैंडल किया गया? जिस तरह सना ने भी अप्रिशिएट किया कि पहले दिन से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने बड़ा एक वाज़ेह पैगाम रखा है, बड़ा एक वाज़ेह स्टांस रहा है, फिर पॉलिसी भी एक है, ज़ाहिर बात है वो हुकूमत पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले? नहीं, देखें, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए स्पेशल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का मोहसिन नकवी साहब को, आपको पता है, प्लस वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और जिस तरह से वो उन्होंने केस अभी तक प्रेजेंट किया है ओवरऑल और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। देखिए, पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी के लिए स्पेशली ख़ास तौर पर इंडिया को ज़रूर आना चाहिए, ना कि अभी वो उस चीज़ को वो मना कर चुके हैं। और आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को बहाल होना चाहिए। और आपको पता है कि खैर सगाली के तौर पे जब सेमीफाइनल भी हुआ था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ गिलानी साहब, वो बजाते खुद भी गए थे सेमीफाइनल देखने के लिए इंडिया। तो देखिए, अब दोनों जो है हुकूमतों के दरमियान इसके हवाले से चीज़ें चल रही हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर रिवाइवल हुआ क्रिकेट का, तो उस वक्त भी आपको पता है कि वर्ल्ड 11 पाकिस्तान में आई थी, वर्ल्ड 11। तो जितने भी रिनाउंड प्लेयर्स हैं, फिर उसके बाद PSL का पहले फाइनल हुआ, फिर कंटिन्यूसली PSL पाकिस्तान में हुई, जितने दुनिया के बड़े रिनाउंड हैं प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आई, आपकी इंग्लैंड की टीम आई है, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, और देखें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा सिक्योर प्लेस है। और जहाँ तक देखें, क्रिकेट लविंग तो है ही है, हॉस्पिटलिटी के लिहाज से भी पाकिस्तान जो है हमेशा से मेहमान नवाज रहा है। खुरम, इसमें एक मामला बड़ा संगीन है और वो बड़ा हमें दुख होता है, क्योंकि हम भी क्रिकेट को बाकायदा तौर पर पसंद करते हैं फैंस, कि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ना तो वो हमसे कोई बायलैटरल सीरीज़ खेलने के लिए तैयार होते हैं, ना आने के लिए तैयार है, ना एशिया कप में पार्टिसिपेट उन्होंने करना था पाकिस्तान में। अब चैंपियंस ट्रॉफी का मसला है, हाँ अगर उनके मुल्क में कोई वर्ल्ड कप का पाकिस्तान इंडिया मैच होगा या कहीं और होगा तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल जिस तरह सना ने भी कहा, और जो उनको ब्रॉडकास्ट का शेयर मिलता है, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो एक बड़ी अहम उनके लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बायलैटरल खेलने की, आपको याद होगा जब आखिरी दफ़ा टेस्ट सीरीज़ हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, किस तरह का आउटलुक था, किस तरह फैंस ने एंजॉय किया। उनके साबिक क्रिकेटर्स ने किस्से सुनाए हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की मेहमान नवाजी उनको मिली। लेकिन वो एक हकदर्मी है कि बस नहीं खेलना तो नहीं खेलना, सियासत की नज़र करना है क्रिकेट।
नहीं देखें, बिल्कुल जहाँ तक आपने कहा कि ब्रॉडकास्टर सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों और मैक्सिमम मैचेस हों। आपको पता है कि हाई वोल्टेज मैच होते हैं और जिस तरह से बायलैटरल सीरीज़ दोबारा होनी चाहिए। मुझे खुद याद है जिस तरह से मैच आती थी इंडिया की टीम, तो उस वक्त टोटली जैम पैक क्राउड होता था। अभी भी मुझे याद है वनडे खेलने के लिए आई थी इंडिया की टीम, तो उस वक्त मैं नेट पे स्पिनर बॉलिंग करता था जाके ना, तो सौरव गंगोली वगैरह थे, अजरुद्दीन उस वक्त काफ़ी छोटे थे। तो सचिन तेंदुलकर फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा है। और जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया के आपने देखा है, तो पहले से ही एक साल पहले जो हैं टिकट्स जो है ना सारे सोल्ड आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद टिकट्स ब्लैक मिलना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ तक आपने ब्रॉडकास्टर्स की बात की, अभी भी उन्होंने एक आईसीसी को ख़त लिखा है और उन्होंने शेड्यूल के हवाले से बात की। आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है। तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी है वैसे, मतलब मुवाजना करना हो तो जब लास्ट टाइम आए थे तो खुरम जो थे वो एक यंग स्पिनर थे और अब अभी भी यंग है, ओबियसली स्पिन बॉलिंग अभी भी कर लेंगे, लेकिन एक लंबा अरसा है। बट जिस तरह मैंने कहा यार, बड़ी ही मायूसी एक छाई हुई है, बड़ी मायूस कुन सिचुएशन है। हमें गुस्सा भी आता है, हमें दुख भी होता है कि यार पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क है भारत जो खेल को बार बार सियासत की नज़र करता है। अहमद भाई, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन था, मुझे जब याद पड़ता है कि उस वक्त एक लेजेंड्स लीग के नाम से, आपको याद है, बल्कि नहीं पहला एडिशन ही था, शायद 3-4 एडिशंस के बाद की बात है, एक लेजेंड्स लीग के नाम से एक लीग स्टार्ट करवाई थी शारजा स्टेडियम में। ये हो रहा था दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर। उसको ख़राब करने की कोशिश की गई थी। सबको पता है कि उसका रिजल्ट कितना, पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा एक रिस्पॉन्स मिल चुका था क्योंकि वहाँ क्राउड आ रहा था, एक प्रॉपर इस्टेब्लिश हो रही थी आपकी लीग उस वक्त। उसके बाद जो मामलात होते रहे, द लेटेस्ट अगर बात करें, जब न्यूजीलैंड टीम यहाँ पर थी, आपको याद है T20 खेलने के लिए जब पहले आई हुई थी, जो एक ईमेल के ताने बाने जाके वहाँ से जुड़े थे, कहाँ से ईमेल आई थी, वो भी सारा रासपाश हो गया था यहाँ पर। मसला ये है कि अगर आप दूसरे स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करते हो, जैसे मैंने कहा टेनिस फेडरेशन वालों को सबसे ज़्यादा मसला था। आपको याद है इस्लामुल हक की बात करें, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ITF के, उन्होंने बड़ा तगड़ा केस लड़ा था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अंदर जाके, तो आपको वो डेविस कप यहाँ पर खेलने को मिला। इंडिया उससे भी बैकआउट हो रहा था, अगर आपको याद हो। फिर मुझे याद है कि जिस वक्त वो यहाँ पर खेलने आए थे डेविस कप, मैं थोड़ी देर के लिए वो मैच देखने गया था, तो इंडियन कॉन्सुलेट के तो एम्प्लॉयज़ बैठे हुए थे, लेकिन जो जनरल पब्लिक पाकिस्तान की बैठी हुई थी यार, वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट उन्हें कर रही थी। और प्लेयर्स की अगर बात करें, मुझे याद है कि इस्लामाबाद में ही जब उनसे बात हुई तो वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे पाकिस्तानी क्राउड को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को, कि हमें इतना ज़्यादा यहाँ सपोर्ट मिला, हमें लगा ही नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क में खेल रहे हैं, हमें लगा कि हम इंडिया में ही खेल रहे हैं, कि आपको इतना ज़्यादा प्यार मिला है। मसला सारा अना का है। जिस वक्त आप इंडिया ब्लाइंड क्रिकेट की बात करते हो, वो तो यहाँ पर उनको आपने NOC भी जारी कर दिया। आपने 2 टीमों को NOC नहीं दिया, एक तो कबड्डी टीम यहाँ पर खेलने आ रही थी, उसका रिजेक्ट किया आपने क्रिकेट का किया है। बिल्कुल। बैक एंड पे मुझे जो सिर्फ एक जो चीज़ होती है ना, वो ये है, जब आप लीग क्रिकेट की बात करते हो पूरी दुनिया में, इस वक्त T10 लीग अभी स्टार्ट होने वाली है अबू धाबी में, बिल्कुल। जहाँ पर आपके पाकिस्तान हेड कोचेस हैं कुछ टीम की, अगर मैं बात करूँ, उसमें जब वो जो फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं जिनके ऑनर्स हैं इंडियन, ये लिटरली एक्सपीरियंस की बात करो, उनको बाकायदा ब्लैकमेल इस सेंस में किया जाता है कि उनको थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी कोशिश करनी है, अपने क्रिकेट बोर्ड से बात करो कि यार उससे थोड़ा सा विंडो हटाओ पाकिस्तान से, लेट्स मूव ऑन। अगर नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म करेंगे। यानी हम साइकोलॉजिकल ये बैकडोर के ऊपर भी ये सारी सियासत जो है वो उनकी तरफ से चल रही है। मैं इस पर वापस जरूर आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले खुरम आपसे एक अहम सवाल करना है, क्योंकि तमाम नाजरीन हमारे जितने हैं, जितने फैंस हैं, वो बहुत ही बेताब हैं ये जानने के लिए कि होने क्या जा रहा है। देखिए इस वक्त तो देखें अभी जो बॉल जो है ICC के कोर्ट में, अगर देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब ICC ने डिसीजन लेना है कि क्या करना है। देखिए पाकिस्तान को तो काफ़ी वाज़ेह स्ट्रॉन्ग स्टांस है और पाकिस्तान को उस स्टांस पे रहना चाहिए। ICC से मुराद अब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होना चाहिए, क्योंकि वैसे फिर कह देते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल, कोई पता तो नहीं ये जो वहाँ पर मिक्स एंड मैच चल रहा है। बट एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का दौरा जिम्बाब्वे है, उस पर भी बात करनी है। जिम्बाब्वे ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए आगे है, बट क्या तर्ज होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर T20 क्रिकेट को लेकर बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि अब ये एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल गेम बनती जा रही है, आपको इम्पैक्ट प्लेयर्स की ज़रूरत है। यहाँ पर मोस्ट प्रॉबली अब वो तजर्बा ढूंढने की बजाय आप इम्पैक्ट प्लेयर्स ढूंढें, तो इस पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जनाब
जनाब आमिर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सर आप? कैसे हैं आप? सर अल्लाह का बहुत शुक्र शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। Thank you very सर much. कैसे देख रहे हैं जिम्बाब्वे का टूर है, एक मौका भी है आपके पास, आप नौजवानों को चांस दे सकते हैं, कुछ बेंच स्ट्रेंथ आजमा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर T20 क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान का थोड़ा सा जो मेरे ख्याल से एक वाजे एलिमेंट है वो नहीं रहा। हम बार बार इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करते हैं कि वहाँ पर तजर्बा नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हम देख रहे हैं, भारत को देख रहे हैं, इंग्लैंड को देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि दौरा कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है और फिर इसमें क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मैं हमेशा से एक चीज़ का बड़ा कायल रहा हूँ किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, और वो है फ़िटनेस। सर इम्पैक्ट प्लेयर की जब आप बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपकी फ़िटनेस है प्लेयर्स की। और यंग प्लेयर्स को जो आप चांस दे रहे हैं, कुछ उसमें पुराने भी हैं, जैसे तैयब ताहिर है, अब मैं उसको देख रहा हूँ कि दोनों स्क्वाड्स में उसका नाम है, ODI में भी नाम है और उसका नाम जो है T20 में भी है। इसी तरह से अगर आपने चांस देना है यंग प्लेयर्स को जो बेंच स्ट्रेंथ पे हैं, रोटेशन की भी पॉलिसी है, लेकिन इन सब के साथ साथ जिस चीज़ के ऊपर मेरे ख़्याल में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए वो खिलाड़ियों की फ़िटनेस है। फील्डिंग में भी आपने देखा अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी कारकर्दगी रही है, जिसमें फ़िटनेस ने हमें काफ़ी हद तक लेट डाउन किया है, और मैं समझता हूँ कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद हमारे प्लेयर्स की फ़िटनेस का वो मेयार नहीं है जो इस वक्त बाकी इंटरनेशनल टीमों का है। तो इस पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि शायद ये प्लेयर्स का अपना काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम के अंदर एक इनबिल्ट चीज़ होनी चाहिए कि प्लेयर्स को उस तरह से ग्रूम करना चाहिए कि फ़िटनेस उनकी सेकंड नेचर बने। और अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो मॉडर्न क्रिकेट है, जो आप इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, आप देख लें ऑस्ट्रेलियंस के जितने आपने प्लेयर्स देखे हैं, दे आर फिज़िकली एक्सट्रीमली फ़िट। और जब तक आप फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे, आपकी फील्डिंग भी अच्छी नहीं होगी, और जितना ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है इस वक्त, उसके अंदर विदाउट फिज़िकल फिटनेस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कैरी ऑन द लोड ऑफ द गेम। अच्छा सर, आपने एक बड़ा अहम पहलू छेड़ दिया है। अब मेरे ख्याल से इस पर डिस्कशन हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, क्योंकि मसला ये है सना मीर कि हम टू एक्सट्रीम्स पर चलते हैं। या तो 2 साल 3 साल फिटनेस टेस्ट ही ना हो, या फिर हो तो सबको उस लाइन में लगा दें और उसमें आधे इंजर्ड हो जाएं, आधे पास हो जाएं, किसी के लिए क्या क्राइटेरिया है। इसके अलावा जिस तरह सर ने कहा कि वो कोई इनबिल्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाएंगे हम। बिल्कुल, आई थिंक इससे ज़्यादा अग्री आप कर नहीं सकते। इन्होंने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि सिस्टम का फेलियर हमें नज़र आया। जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, कभी टेस्ट लेते हैं तो एक साथ शुरू हो जाते हैं, जब नहीं लेते तो 2-2 साल तक टेस्टिंग नहीं होती। फिर अभी मुल्तान का जो मैच था, इंग्लैंड पाकिस्तान का जब टेस्ट मैच था, तो पाकिस्तान मेंस टीम को, वुमेंस के साथ तो ये अक्सर ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं, मेंस टीम ऐसे होटल में थी जिसमें जिम नहीं था, तो वो उनको जिम करने के लिए किसी दूसरे होटल ट्रैवल करना पड़ता था। तो ये जो आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आपने क्या रखना है टीम के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में कल्चरली हम एक स्पोर्ट लविंग नेशन तो हैं, पर फिटनेस लविंग नेशन नहीं है। हम लोग गेम्स खिलाने में आप जितना मर्जी इन्वॉल्व रखें, लेकिन एक फ़िटनेस का जो कल्चर होता है, रनिंग करना या जिम जाना, ये अभी भी मतलब अक्सर ऐसा होता है कि प्लेयर पाकिस्तान खेल जाता है, उसके बाद उसको समझ आती है कि मुझे अपनी फ़िटनेस के लिए क्या करना है। पर बाकी सारी दुनिया में जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, वहाँ पर फिटनेस एक लाइफस्टाइल है हर ऑलमोस्ट यंगस्टर का, अपार्ट फ्रॉम कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो अपने सेहत का ख्याल नहीं करते, वरना हर बंदा, हर लड़की या लड़का जब बड़ा हो रहा होता है तो रनिंग उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, वॉक उसकी रनिंग ज़िंदगी का हिस्सा होता है, एक्सरसाइज की डिफरेंट फॉर्म्स हो गई, जिम हो गई, पिलाटेस हो गई, योगा हो गया, जो भी हो गया, वो आपके एक यूथ की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो वो हम वहाँ पे लैक करते हैं, एज ए नेशन भी लैक करते हैं। पर जब हमने एथलीट आइडेंटिफाई कर लिए, स्पेशली अंडर 16 लेवल से पीसीबी के पास प्लेयर्स आ जाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम वो कल्चर उनके अंदर क्यों नहीं डेवलप। अच्छा, वहाँ पे भी मॉडल एक्सट्रीम है। मैंने अंडर 16 के बच्चों को इतना उनको रिगरस ट्रेनिंग कराई गई और इतनी ज़्यादा गर्मी में कि मैं हैरान था कि इनकी बॉडीज तो अभी से ब्रेक हो जाएंगी। तो ये भी एक एक्सट्रीम है। और ये बहुत बड़ी स्टडी आई है कि अगर आपकी बॉडी एक्सट्रीम हीट के ऊपर आप उनको एक्सपोज करते रहें एथलीट्स को, तो वो इतनी डैमेज हो जाती है कि एक ख़ास अरसे के बाद उसकी रिपेयर भी वापस नहीं होती। तो हम लोगों के अपने साथ ही हुआ, मई जून में हम लोगों का मुरीदके में कैंप लगा दिया जाता था, और ये एक्चुअली में ये अब साबित हो रहा है। ये जितने भी आप बड़े बड़े बोर्ड हैं, मैं फीका अगेन बात करती हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा हूँ, वहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता जो स्केड्यूलिंग हो रही है, जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं, एक्सट्रीम विंटर्स में तो वैसे ही क्रिकेट नहीं होती,
पर एक्सट्रीम समर्स में वो अब ख़त्म कर रहे हैं अपने कैलेंडर से, जहाँ पे वो तो 40 डिग्री से ऊपर 45 डिग्री से ऊपर वो खेलते नहीं, हम तो यहाँ पे 48 47 में भी खेल रहे होते हैं। 52 में भी खेले, 50 और 52 तो में भी ये चीज़ हमें देखनी होगी कि ठीक है, हम लोग जनरली इम्यूनिटी भी एशिया में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में कोविड में भी साबित हुआ कि ज़रा स्ट्रॉन्गर ही थी, लेकिन फिर भी इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का। आई थिंक वैसे अल्लाह खुश रखे मलंग अली को, अगर वो ना होते पाकिस्तान खुश क्रिकेट रखे, बोर्ड के सही साथ तो पता नहीं हमारा फिटनेस का क्राइटेरिया क्या होता। लेकिन वही दो एक्सट्रीम्स हैं। लेकिन सर ने बड़ी एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही की और उन्होंने कहा कि यार ज़रूरी नहीं है ये प्लेयर का, मतलब एक यार प्लेयर का अपना भी एस्पेक्ट होता है। पूरी दुनिया में एथलीट्स कंसिडर देमसेल्व्स एज प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पर ये भी बड़ा मसला है कि हम अगर चलें इन बिल्ट सिस्टम के अंदर नहीं है, तो जब वो सीज़न ऑफ होता है तो वो प्लेयर क्या कर रहा है ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ पर सीरियस नहीं है। जैसा मैंने कहा कि वो एक ही है कि मैच के बाद आप जाएँ और मलंग अली से रब्ता करें और वो आपको इतना फिट कर दे कि आप अगले मैच तक सर्वाइव कर लें। 500 बच्चों की लाइन तो लगती है मैच खेलने के लिए, लेकिन उनमें से स्ट्रेचिंग कोई नहीं करता। यार मैं मलंग अली से मुझे याद आया कि फुटबॉल डिफरेंट टॉपिक था, उसमें लड़का जो हमारे साथ मैस्योर था, मैं कहा शागिर्द किसका, कहता मलंग अली। मैं कहा यार खुदा का नाम लो, उसने कितने शागिर्द रखे हुए हैं कि लिटरली ही इज़ वन ऑफ द गुड मैस्योर्स। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ बिल्ड The only one. the only The one, only मैं one. कहता हूँ। जब उनसे भी बात होती है हमेशा द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो फेस होती है वो यंगस्टर्स में खास करके ये अहमद भाई, क्योंकि हमारा जो कप्तान ने भी कहा ना कल्चर नहीं है। आप देखो कल्चर डेवलप करते हो लड़के का अंडर 16 एज से, अंडर 16 एज में जब वो क्लब क्रिकेट खेल रहा होता है उसको नहीं पता होता कि मैंने फिटनेस किस तरीके से अपने आप को वार्म अप करना है, मुझे स्ट्रेचेस क्या ज़रूरी हैं। वो क्या करते हैं जो वहाँ पर हमारे आजकल भी क्लब क्रिकेट के अंदर एक आपको पता रवाज वही पुराना बना हुआ है, उस्ताद होते हैं, बेशक वो 45 डिग्री पढ़ रहा हो 40 पढ़ रहा हो, एक मैसेज आता है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि जी आज नेट लगना है। ये नहीं देखना कि सरफेस कितनी सख्त है, कितनी ज़्यादा हीट पड़ रही है, क्या वो लड़का फिजिबल है कि वहाँ पर जाके वो बॉलिंग कितने ओवर्स करवाएगा, क्या वो सिर्फ वहाँ पर 3 कदमों से बॉलिंग करवा के सिर्फ अपना पता आपको एक जो होता है ना कि आप बायोमैकेनिक्स पे अपने काम कर रहे होते हो। मसला ये होता है बेचारा बायोमैकेनिक्स पे काम करने जाता है, बाहर से ताने पड़ते हैं, ओ जी बहुत बड़े बॉलर हो गए जी, आप तो 3 कदमों से आप गेंदें करा रहे हो। वो ये नहीं सोचते कि वो सिर्फ अपने आप को रिदम में एक रख रहा है। ऑफ सीजन में सबसे बड़ा हमारे इशू ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर इस्लामाबाद चले कैपिटल है, इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूं ऑफ सीजन के अंदर, मुझे आप बताएं, आप खुद भी खेलते हैं, ऑफ सीजन के अंदर कितने आपके पास प्रोफेशनल कोचेज हैं और नेट करा रहे होते हैं लड़कों को, आपके पास नहीं होता, लड़का बेचारा खुद लगा होता है। बहुत रेयर है ये, लड़का बहुत खुद इंपॉर्टेंट लगा बात होता है। वैसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही की है कि वो प्रोफेशनल्स भी सर्किट के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन सर इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता ये भी है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भी नाम दिया गया, वो नाम हम बदलते रहते हैं लेकिन उसको लेकर कोई ऐसी अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं बनी। हमने एहसानुल्लाह का एक केस वहाँ पर ख़राब होते हुए देखा है। वो डाइट हो, वहाँ पर प्लेयर्स की एक्सेस हो, वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उसका मकसद क्या है। मैंने ये भी देखा कि बहुत से हमारे प्लेयर्स आपकी पीसीबी की वो फैसिलिटीज़ छोड़ के तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में जाकर ट्रेनिंग करते रहे, क्योंकि उनको लगा वो फैसिलिटी ज़्यादा बेहतर है। तो एक बड़ा सवालिया निशान बनता है कि हमारा वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर फिर क्या करता है। आपकी बात बिल्कुल सही है अहमद। देखें, बल्कि सना इस पर ज़्यादा मेरे ख्याल में और भी बेहतर बात शायद कर सकेंगी। जो मैंने देखा है जो दुनिया में इस वक्त बेस्ट प्रैक्टिस है, वो है एक कॉन्सेप्ट है एथलेटिक डेवलपमेंट टीम्स का, जिसको हम ADCs कहते हैं। यही चीज़ जो है वो क्रिकेट डेवलपमेंट जो है वो टीम, वो भी एक बनाई जा सकती है। और उसी के अंदर फिर एथलेटिक डेवलपमेंट का जो एक डायरेक्टर होता है, जिसके अंडर फिर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं, और वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। उसी के अंदर एथलीट की डेवलपमेंट को उसमें इनबिल्ट किया जाता है। उसी के अंदर फिजियो होगा। आपने मलंग की बात की, मलंग को मैं भी बहुत पुराना जानता हूँ, बल्कि क्रिकेट बोर्ड से भी पहले का जानता हूँ। तो लेकिन अब यहाँ पर किसी को नहीं पता कि डीप नर्व मसाज क्या है, पेस्ट मसाज क्या है, ठीक है। स्पोर्ट्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसाजेस हैं। ये बड़े प्रोफेशनल एक लाइन है जिसके अंदर जब तक कि वो ट्रेंड लोग, PhDs होती हैं स्पोर्ट्स मसाजेस के अंदर। तो हम तो देखें बस अल्लाह तवक्कल काम चल रहा है ना हमारा। यही हाल हमारी एकेडमीज़ का भी है। जिस एकेडमी की आपने बात की, उसके अंदर ये जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो बाकायदा ट्रेंड लोग हैं, वो नहीं हैं। वो विम्स के ऊपर आते हैं। जो भी बोर्ड में लोग होते हैं उस वक़्त, जो मैनेजमेंट होती है वो अपने लोगों को लेके आती है। लेकिन इसमें जब तक आप एक लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप नहीं करेंगे और प्लेयर्स को, कोचेस को, फिजियोस को, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को, इवन स्पोर्ट्स सोशियोलॉजिस्ट को उसके अंदर जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आपके पास
वो प्रोडक्ट नहीं निकलेगी जिसकी आप तलाश में हैं, जो कि जाकर इंटरनेशनल प्लेयर्स को फिर मीट कर सके। अच्छा, ये सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की निशानदेही फिर की है कि अब आपने वो सिस्टम्स डेवलप करने हैं, और मेरे ख्याल से अभी वक्त है आपके पास कि अगर आप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स बनाना चाहते हैं तो आप अभी ये ग्राउंड सेट कर दें, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि दो मुख्तलिफ अगर प्लेयर्स हैं तो दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग रहा है, तो आप जब एक को लेवरेज देंगे तो वो पूरा सिस्टम कोलैप्स करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये तो तब होता है जब अकाउंटेबिलिटी आए, जब ट्रांसपेरेंसी आए, जब आप कहें कि ये ब्लैक है और ये वाइट है। जब आपने पसंद नापसंद के ऊपर प्लेयर्स को अंदर बाहर करना होता है तो फिर उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, और उसमें नुकसान जो होता है वो अल्टीमेटली गेम का होता है। क्रिकेट इज़ द लूज़र देन। तो आपके पास ये नहीं है कि आपके पास लड़के नहीं हैं, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास, लेकिन जो ये टीम्स आप लाते हैं ना, इसके लिए वो एक चीज़ और भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जी 3 C's का होना बड़ा ज़रूरी है। सर, जिसको भी आप लाएं उसका क्रेडेंशियल, उसकी कमिटमेंट और उसका कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ें जब होंगी तो फिर वो प्लेयर को डेवलप करेगा। आपकी क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं लेकिन आपकी कमिटमेंट नहीं है तो भी आप प्लेयर्स को डेवलप नहीं कर सकेंगे, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों के अंदर। तो ये सारा काम जो है ये एक तरह का एक लव अफेयर है, और एक लॉन्ग टर्म लव अफेयर है, जिसके अंदर लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियां पूरी जो है वो सर्व करते हैं, तब जाकर प्लेयर्स बनते हैं, टीमें बनती हैं, सिस्टम्स बनते हैं। एडहॉक बेसिस पर ये काम नहीं Absolutely. होता। जो सॉरी कप्तान सर ने जी, जो जी। बात की ना, ये अलमी है हमारे यहाँ पर। जब आप एक क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हो, मैं उस क्लब की बात करने लगा हूँ कि जो नीचे लेवल नहीं, जो प्रॉपर आप कर लो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो क्लब्स हैं, रिकग्नाइज क्लब हैं। रिकग्नाइज क्लब्स की बात कर रहा हूँ। लड़का इंजर्ड होता है, ऐसा फास्ट बॉलर की बात करूँ, उसको बॉल लगती है मसल के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट। यहाँ पर आपका काफ खिंचता है जब आप एक फास्ट बॉलर लगा होता है। उस खिंच को ख़त्म करने के लिए, जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि उसको खिंचावट को ख़त्म करने के लिए आपको बाकायदा चाहिए, तो उसकी थेरेपी चाहिए होती है। या तो आप उसको कोशिश करते हो कि जाके रिहैब करो, जिम में करते हो, या पूल के अंदर करते हो, आइस बात लेते हो, जो कि अनफॉर्चुनेट हमारे हकीकत है नहीं होता। हमने भी जाके अंडर 19 के बाद जाके चीज़ें सीखी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था इन चीज़ों का, साफ सी बात है। यहाँ पर क्या सिस्टम होता है, जो होता है ना कप्तान, यहाँ होता है कोच, जो कहता है वो बाहर छन वाला घूम रहा होगा, उसको ले आओ, वो तुम्हें मालिश कर देगा, तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखें, दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं सर है। ने- अहमद, जी, एक चीज़ सॉरी जी, मैं सर, यहाँ पे प्लीज़। ऐड करना चाहूँगा। ये जो टेस्ट्स हैं ना, जो फिटनेस टेस्ट सर। हमारे प्लेयर्स को अगर ये क्लैरिटी हो कि अच्छा कौन से फिटनेस टेस्ट हैं जो कि होने हैं, 3 मंथ्स के बाद कौन से होने हैं, 6 मंथ्स के बाद कौन से होने हैं, ईयरली कौन से होने हैं, कौन सा प्लेयर है हमारा जो VO2 मैक्स टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करता होगा या देता होगा, या जो शायद उसने नाम भी नहीं सुना होगा, बिल्कुल ऐसे ही है सर। या उसने DX टेस्ट का नाम सुना होगा जो कि बॉडी का मास ग्राम्स में कैलकुलेट करता है, ठीक है, या उसको ये पता होगा कि ये जो जब रिलैक्सेशन में जाना है तो मैंने फोम रिलैक्सेशन कैसे करनी है, या मैंने डाइट कौन सी लेनी है, मैंने अपने आप को प्री हाइड्रेट कैसे करना है मैच से पहले, मैंने मैच के बाद अपने आप को, मैच से पहले के मसाज और हैं, मैच से बाद के मसाज और अच्छा हैं। सर, मेरा एक और भी सर एतराज़ है। मैं तो कहता हूँ कि कप्तान ने सबसे पहले इस चीज़ की निशानदेही की थी कि कस्टमाइज मॉडल्स बनाएं आप। हाँ जी। अब देखें, अगर बड़ा सिंपल है कि अगर एक फास्ट बॉलर फिट है और वो अच्छा खेल रहा है, या अगर वो इंजरी से वापस आया, तो यू कांट आस्क हिम कि वो भी 100 पुशअप करे और जो अनफिट है वो भी 50 Exactly, पुशअप करे। exactly. तो ये बड़ा डिफरेंट है। मेरे ख्याल से इसमें एक और जो है वो कैपेसिटी का बड़ा इशू है कि जो लोग वहाँ पर हैं उनकी कैपेसिटी क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ अंग्रेजी में है कि यू कैंट आस्क अ मंकी टू गिव यू मिल्क, ठीक है, वो इट्स द जॉब ऑफ अ काउ। तो बड़ा सिंपल है कि आप उन लोगों की कैपेसिटीज़ भी चेक करें। बट कप्तान एज अ प्राउड ओनर ऑफ अ मसाज चेयर, आई एम श्योर, तो आपको तो खैर ये बड़ा डिटेल में पता है कि क्या डिफरेंस है। बट कप्तान उधार तो देना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से वहाँ पर क्यू लगाई जाए और डेली बेसिस पे तो आप कोई पेशगी दें और उसके बाद फिर जाकर ना, तो खैर लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक कैपेसिटी बहुत मैटर करती है। सर ने जो कुछ टर्मिनोलॉजीज भी बताई हैं, बट ऑब्वियसली बात फिर हम वापस स्क्वायर वन पे आएंगे कि प्रोफेशनल्स का काम है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पीसीबी की कोई हायरार्की रोटेट करने के लिए आप एक बंदे को डोमेस्टिक के डायरेक्टर को या किसी और को हटाकर तो जी कहें हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड लगा देते हैं, या किसी भी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जो तलाश में है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नौकरी ऑफर करे उनको लगा दें। एक ही ऐसे कोच मेरे ख्याल से आए हैं जिन्होंने आके फिटनेस क्राइटेरिया बनाया। उन्होंने कहा कि शर्जील अगर 200 भी करेगा मैं नहीं खिलाऊंगा क्योंकि फिट नहीं है, और उनको जो बैकलैश मिला मीडिया से, वो मिसबाह उल हक थे और वो पूरे पाकिस्तान ने देखा उसके बाद।
देखिए मैं उस पर भी मेरा शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा कि आपने अगर आप देखें तो इमाद वसीम ने जिस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 में वो हुए तो मिकी आर्थर उनको हर वो टेस्ट पास करने को नहीं कहता था जो बाकी सारी टीम करती थी। तो आप अपनी टीम को ये देखते हैं, और उस दौर में पाकिस्तान टेस्ट में भी नंबर 1 पे गया और T20 में भी नंबर 1 पे गया। आपकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि आप उस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। आप एक ही फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। मसला यहाँ पर आता है कि क्योंकि हमारी नॉलेज बड़ी लिमिटेड है, एक ये चीज़ है, और दूसरा ये कि हम अपने से ऊपर वालों को ना करना नहीं हमें आता, ना हम कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये सबके लिए एक जैसी चीज़ कर दो, जो पास वो पास, जो फेल वो फेल। उस क्राइटेरिया में आप बहुत टैलेंट ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि जैसे आपने एक टर्मिनोलॉजी की, आप अगर हाथी से और बंदर से एक ही टेस्ट लेंगे दरख्त चढ़ने का, तो हाथी कभी पास नहीं करेगा। तो हर प्लेयर की अपनी एक स्पेसिफिकेशन है। एक स्पिन बॉलर की रिक्वायरमेंट फ़र्क है, एक फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट फ़र्क है, एक टॉप ऑर्डर की फ़र्क है, एक जो पावर हिटर उसके लिए आप फ़र्क तरह सोचेंगे, विकेट कीपर्स के कुछ टेस्ट आप फॉर्मेट्स वाइज फ़र्क हो जाएगा। तो फॉर्मेट, तो ये चीज़ें आपके साथ, ये मसला आपका तब आता है जब आपकी अपनी नॉलेज लिमिटेड होती है, और अब आप एक लॉजिकली किसी को आंसर नहीं दे सकते कि हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ये 2K भागे, और इसको हम क्यों कह रहे हैं कि ये यो टेस्ट इसका भागना ज़रूरी है। तो हम कहते हैं कि नहीं जी ऊपर से ऑर्डर आया एक ही तरह से होना, जबकि ऐसा नहीं होता। मैं बाकी दुनिया में भी देखा है, वो स्पेसिफिक आपकी स्किल को भी देखते हैं। फिर आपका एज फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम हमेशा नेगेटिव देखते हैं। अभी वुमेंस टीम में सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन 37-38 ईयर्स में न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप जिता गई हैं। हमने निदा आलिया को आज ही, निदा तो चलो 38 की, आलिया अर्ली 30s की, हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट से फारग कर दिया, क्योंकि हम एज देखते हैं और बस जी एक शादी हो गई है, एज हो गई है, चलो जी फारग कर दो। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हमें बदलना पड़ेगा। और आपकी जो टेस्टिंग है उसमें अगेन वही बात है कि जितनी ज़्यादा हमारी डीप नॉलेज होगी, बिल्कुल सर ने सही बात की कि जब तक आपके स्पेशलाइज्ड लोग नहीं होंगे, ये वो लोग हैं सारे जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, कभी इधर काम कर लेते हैं, कभी उधर काम कर लेते हैं, और समझते हैं कि हम हर चीज़ कर सकते हैं, हम कोच एजुकेशन में भी आ जाएंगे, हम बैटिंग में भी आ जाएंगे, हम मैनेजर में भी। इस तरह नहीं होता। बाकी दुनिया में आपका एक स्पेशलाइज आपकी एक शुरू से बन जाती है। आपके करियर के शुरू के 5-6 सालों में आपको स्पेशलाइज करना होता है, फिर आप उसमें से हॉप ऑन हॉप ऑफ नहीं होते, उसी स्किल में रहते हुए आप किसी और जगह पे काम करते हैं। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट का बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आप देखें, हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट बंदा मौजूद है। ठीक है, हेड कोच एक ऐसा है जिसको सारा कुछ आना चाहिए, उसके अलावा हर एक की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है, कोचिंग के अंदर भी, ऑफिशियल आपने बनना उसके अंदर भी। तो ये चीज़ क्योंकि हम लोग चलते ही ऐसे हैं कि चलो जी शॉर्ट टर्म के ऊपर चलेंगे, तो वो हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, हेड कोच का आपने जिक्र कर दिया सर। आपसे मैं आखिर में ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हेड कोच भी आजकल गार्डियंस की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक गार्डियन भेजते हैं, जिम्बाब्वे में ऑब्वियसली चेंज हो गया है, लेकिन वो लफ्ज़ इंटरम जो है वो फिर भी लगाया गया है कि आकिब जावेद इंटरम कोच है। तो इसके बाद क्या होने वाला है? और ये हमारा जो एक वर्ड के साथ ऑब्सेशन होता है, पहले इंटेंट के साथ था, मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ था, अब हम इंटरम पे आ गए कि भाई इंटरम कोच ही होगा। अभी तो आज मेरे ख्याल में नए कोच अनाउंस हो गए हैं, शायद असलम शायद को बैटिंग असलम के साहब, साथ, जी। जी वो भी अनाउंस हो गए हैं। इधर कोचिंग पर तो मेरा, क्योंकि ये मेरा बड़ा जी, एक पर्सनल बड़ा सब्जेक्ट है। पर्सनल सब्जेक्ट है। कोचिंग जो है ना जी, ये बड़ा एक इट्स अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स जो है, ह्यूमन साइकोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपको क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट तो चलें शायद इतना ज़्यादा कोच ओरिएंटेड स्पोर्ट नहीं है, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ कैप्टन ओरिएंटेड स्पोर्ट। लेकिन वो गेम है, जैसे आपके सामने इसका बास्केटबॉल पड़ा हुआ है, जिसके अंदर कोच का बहुत ज़्यादा रोल होता है, यानी पूरी गेम को वो ही इज़ द ब्रेन। लेकिन क्रिकेट की भी चलें अगर आप बात करते हैं तो मेरे नज़दीक जो हेड कोच है, ही इज़ द स्ट्रेटेजिक ब्रेन ऑफ द टीम। ही इज़ द मैन हु हैज़ टू गिव द इंटायर स्ट्रेटजी। अगर आप इवन ये T20s की बात करें तो T20 के अंदर लोग समझते हैं कि शायद मार धाड़ है, हालांकि ऐसा नहीं है। T20 का हर ओवर एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आप अप्रोच कर रहे होते हैं, पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक इट्स अ थिंकिंग गेम। तो अगर ये सारा कुछ एक कोच जो है उसके पास ये विजन नहीं है और उसके पास एक ग्रैंड प्लान नहीं है, और उस ग्रैंड प्लान में वो अपनी स्ट्रेंथ्स को इंटीग्रेट नहीं करता ठीक तौर के ऊपर और वीकनेसेस को कवर नहीं करता, ये काम है बेसिकली कोच का कि वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर टीम को खिलाता है, वो कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, और उसके अंदर अपनी वीकनेसेस को वो कैसे कवर करता है और दूसरी टीम की वीकनेसेस को कैसे एक्सप्लॉइट करता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ टेक्निकल नॉलेज
ऑफ अ स्पोर्ट कि जी बैट कैसे पकड़ना है या इन स्विंग कैसे करनी है या कीपर का स्टैंस कैसे होगा, बट इट इज़ फार, द थिंग्स आर फार मोर अहेड ऑफ इट। बिल्कुल सर, हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि एक बॉलर हमें मिले जो इतनी ज़बरदस्त, वो हम कहते हैं गज गज इन स्विंग कर रहे, और उनको ये कहा गया कि नहीं अगर पाकिस्तान खेलना है तो बेटा आउट स्विंग सीखो। जी हाँ। तो रिस्ट पोजीशन ऐसी खराब की कि ना इन स्विंग हुई ना आउट स्विंग हुई, उसके बाद तो क्रिकेट ही खत्म हो गई। बट आमिर साहब बहुत शुक्रिया सर, आप हमें ज्वाइन करे थे। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आमिर, जिम्बाब्वे का दौरा है, तमाम तर नज़रें पाकिस्तान क्रिकेट पर हमेशा से जमी हैं और फिर भी रहेंगी, और ये बात ज़रूर अहम है, जिस तरह हमारे मेहमानों ने भी निशानदेही की है कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं हम फिर फिटनेस के ऊपर बात करना भूल जाते हैं और उसका क्राइटेरिया, उसको सिस्टमैटिकली डेवलप नहीं कर पा रहे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।